हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस अभ्यास श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम एडिटोरियल के आधार पर प्रीलिम्स व मेंस के जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से बन सकते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न बन रहा है, वह बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की संकल्पना को सबसे अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करता है। तो सतत एग्रीकल्चर की बात होती है तो सतत का मतलब आपको पता है कि जब रिसोर्सेज का लगातार अगर जो यूटिलाइजेशन उस तरह से ना होकर एक तरह से ऐसे उसका यूटिलाइज करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेज बने रहे। तो एक ऐसा कृषि मॉडल जो वर्तमान खाद्य आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियाँ भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। ये इसका आंसर है यहाँ पर। सतत के बारे में बात कर ली। सतत के बारे में एक चीज़ और SDG लक्ष्य आपको पता होगा, 17 SDG लक्ष्य इनका टारगेट है कि जो संधारणीय लक्ष्य जिनको टारगेट किया गया, जिसमें गरीबी है, भुखमरी है ना, बेरोजगारी है, इन सभी को जो चुनौतियां विश्व में देखी जा रही हैं उन चुनौतियों से निजात पाना है। व्याख्या यहाँ पे बात हो रही है कि सतत कृषि 3 प्रमुख उद्देश्यों को समाहित करती है: पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक लाभप्रदता, सामाजिक न्याय। यह मृदा उर्वरता को भी बना रखती है। वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि मृदा में लगातार केमिकल का यूज हो रहा है, जिससे जो मृदा की उर्वरक क्षमता है वो लगातार कम होती जा रही है। तो इस चुनौती को भी है क्या करती है, टैकल करती है। क्योंकि अगर एक बार मृदा की जो उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी तो मृदा से उत्पादन करना असंभव हो जाएगा। इसलिए सतत उर्वरक की आवश्यकता, यहाँ पर सतत कृषि की आवश्यकता हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 2 बात कर रहा है भारत में महासागर दृष्टिकोण के बारे में कि हिंद महासागर इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में बहुपक्षीय नौसैनिक सहयोग सुरक्षा ढांचों को सुदृढ़ करना है। तो जाहिर सी बात है, तो हिंद महासागर इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में बहुपक्षीय नौसैनिक सहयोग व सुरक्षा महासागरों को सुरक्षित करना। आपको पता है कि जो भारत है उसकी भूमिका हिंद महासागर में सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में है। हिंद महासागर में भारत सबसे शक्तिशाली देश है और जिसकी आवश्यकता जिसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जो भी हिंद महासागर से जुड़े हुए देश हैं उनको पायरेसी है व अन्य सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा उपलब्ध कराना है। तो महासागर दृष्टिकोण वही बात करता है, समुद्री रणनीतिक पहुँच की बात करता है, सभी के लिए सुरक्षा विकास सिद्धांत पर आधारित है। यह समान सोच देशों के साथ समुद्री डोमेन जागरूकता, क्षमता निर्माण, साझा सुरक्षा, चुनौतियों के समाधान, सहयोग को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न क्रमांक 3 बात करें गिड्डी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में कौन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा कथन गलत है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन ये चेन्नई के नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सही है। और यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, यह भी उत्तर इसका सही है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे विचार करना है, जिसका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। बात करते हैं किसका, इसका उद्देश्य वैश्विक पहल की दस्तावेजी धरोहर को संरक्षित करना, उसकी पहुँच को सुनिश्चित करना है। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज आपको बात करें किसके बारे में। लास्ट प्रश्न बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 142 अपने व्यापक न्यायिक अधिकारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 142 क्या कहता है, पूर्ण न्याय की बात करता है, पूर्ण न्याय की बात करता है। और इसके अंतर्गत आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक कदम आगे निर्णय लेता है, जहाँ पर उच्चतम न्यायालय पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने तो आवश्यक आदेश जारी करने की शक्ति देता है। यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशा निर्देश इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी जब 2012 में जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, उसके बाद विशाखा नाम से गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही साथ फंड निर्भया कोष भी बनाया गया। तो विशाखा गाइडलाइन में जो महिलाएं हैं उनकी जो सुरक्षा है कार्यस्थल पर व अन्य जगह पर किस तरह से होनी चाहिए, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे। उसके बारे में यहाँ पे ये स्टेटमेंट बात हो रही है। ओके, अगला प्रश्न बात कर रहा है राज्य विधान पर राष्ट्रपति के अधिकार को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शात्मक भूमिका के प्रभाव का विश्लेषण करें। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कैसे प्रभावित करती है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के सामने आ रही है। ठीक है, कि अब राज्य विधान में जो राष्ट्रपति के अधिकार अनुच्छेद 201 के अंतर्गत है कि वो जो बिल को क्या पास कर सकता है, उसे वापस कर सकता है, जो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा उसे स्थानांतरित किए गए हैं। ठीक है, इस संदर्भ में अब साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की भूमिका में राष्ट्रपति जो न्यायालय 143 के अंतर्गत सलाह भी देता है, यह भी भूमिका है। लेकिन वर्तमान में जो मुद्दा है जहाँ पर राष्ट्रपति और जो राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है, वहाँ पर जो मुद्दा शक्ति के पृथक्करण को सुनिश्चित करने का मामला आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिकी आदेश के दौरान दी गई है। आपको पता है कि जो तमिलनाडु का मामला था जिसमें जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या किया था, विधेयक को रोक रखा था। तो इसके बारे में यहाँ पे बात हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दें संघीय ढांचे की स्थापना के बारे में बताते हैं। जो संवैधानिक समरसता राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए भारत ने ऐसे प्रावधान किया जिसमें शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित हो सके।
फिर राज्य विधान में राष्ट्रपति की जो संस्था है उसके बारे में बताना है कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत जो राज्यपाल को शक्तियाँ हैं उसके तहत बिल रिजर्व करता है वह राष्ट्रपति के लिए। फिर 201 में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ होती है, स्वीकृति देना, ना देना, पुनर्विचार के लिए लौटा देना, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि किस तरह से भारतीय संघवाद में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची का विभाजन है और वहाँ पर राज्य सूची के संबंध में कौन कानून बना सकता है आप बता सकते हैं। संघ सूची संबंध में संघ बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं, लेकिन केंद्र का कानून लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह से बात होती है। फिर सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदायी भूमिका के बारे में आप बताएंगे। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संवैधानिक मामलों में या पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। फिर राज्य विधेयकों के संबंध में अगर आप देखें कि अगर राज्य कोई ऐसा विधेयक है जो संविधान की मूल भावना पर कोई ऐसा उठाता है, कदम उठाता है, तो उस पर क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जांच कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हमने शक्तियाँ बता दी परामर्शदायी। फिर शक्तियों के पृथक्करण के पहलू भी आपको बताना है। जैसे सकारात्मक पहलू क्या है, न्यायिक मार्गदर्शन प्रोत्साहन देना, कार्यपालिका को संवैधानिक सीमाओं में कार्रवाई सुनिश्चित करना। चिंताएं भी हैं, बार बार उपयोग किया जाए तो कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह विधानमंडल के उद्देश्य को प्रभावित कर सकता है क्योंकि कानून बनने से पहले उसकी न्यायिक समीक्षा प्रारंभ हो जाती है। तो यह बात होती है। लास्ट में आपको बताना है कि देखिए राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, सभी संवैधानिक पद हैं और इन संवैधानिक पद का जो दायित्व है वो संघवाद के प्रति महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ संघवाद भी बना के रखना है, शक्तियों का पृथक्करण भी सुनिश्चित करना है। तो एक संतुलित दृष्टिकोण आपको यहाँ पे निष्कर्ष में दिखाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 बात कर रहा है 20वीं सदी में अम्बेडकर की जाति विरोधी आंदोलन पर भूमिका पर चर्चा कीजिए। सामाजिक लामबंदी में अपनाई गई उनकी विधियों को विश्लेषण कीजिए। इस संदर्भ में महार सत्याग्रह का महत्व बताइए। तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर के बारे में बताना है किस तरह से जाति विरोधी समाज सुधार के रूप में कार्यक्रम किया और स्टार्टिंग में उन्होंने किस तरह से चीज़ देखनी पड़ी और बाद में उन्होंने इस तरह से कार्यक्रम उठाए। अम्बेडकर की भूमिका के बारे में अगर आप बताएंगे कि वंचितों की आवाज़ बने, दलितों की आवाज़ बने, संस्था का सुधार पर उन्होंने जो जोर दिया। अनुच्छेद 17 दिखाई देता है। बाद में अगर आप देखेंगे चाहे वो मैकडोनल्ड रिफॉर्म्स हो जिसके बाद पूना पैक्ट होता है उसमें परिवर्तन लाना हो, तो उन्होंने क्या किया, लगातार इस दिशा में प्रयास किया, लगातार जाति उन्मूलन हो इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया। और उनकी कृतियों में यह दिखाई देता, चाहे इनहिलेशन आप कास्ट देखें, जाति का उन्मूलन, उसमें भी आपको ये चीज़ जानने को मिलेगी। सामाजिक लामबंदी के रूप में अगर आप देखें तो जन आंदोलन में भूमिका निभाई। महार सत्याग्रह 1927 में, फिर काला राम मंदिर प्रवेश 1930 में उससे जुड़े रहे। मीडिया में मूक नायक बहिष्कृत, भारत जैसे समाचार पत्रों में जन जागरण फैला। इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 की स्थापना की, जिससे दलितों को मंच मिले। तारीख परिवर्तन उन्होंने लास्ट में किया और नवयान शाखा की स्थापना की बुद्ध धर्म धारण करके। फिर अगर आप देखो महार सत्याग्रह के ऐतिहासिक महत्व, तो नागरिक अधिकारों की बात करते हैं। सार्वजनिक जल स्रोत हों, दलितों के अधिकार, उनके संबंध में एक बड़ा एक मूवमेंट था जहाँ पर अगर आप देखेंगे वनस्पति का दहन किया और जिसका प्रतीकात्मक विद्रोह उन्होंने किया था जो जाति व्यवस्था के संदर्भ में था। राजनीतिक जागरण, अगर दलित आंदोलन को एक नई दिशा दी तो जहाँ असहाय प्रतिरोध के स्थान पर सक्रिय संघर्ष को प्राथमिकता दी। अम्बेडकर जाति विरोधी आंदोलन भारतीय सामाजिक इतिहास पारंपरिक परिवर्तन का ही रहा। संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक माध्यम से उन्होंने वंचित वर्गों के संगठन दिशा में प्रयास किए। तो आज फिलहाल हमने इतना चीज़ देखी, आगे की हम वीडियो कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।